हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं आपके लिए लाया हूं 1 मई 2020 का करंट अफेयर्स, मतलब आज का करंट अफेयर्स। यदि आपने पहला करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी आज का करंट अफेयर्स की ये सीरीज। सबसे पहले मैं आपको आज के मुख्य समाचार बता दूँ जो कि करंट अफेयर्स के ध्येय से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कंपटीशन के ध्येय से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स का कार्य करेंगे भारत सरकार के सामान्य सेवा केंद्र। दूसरा है कि लॉकडाउन में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तीसरा है कि ग्रिड 2020 की रिपोर्ट आई है जिसमें 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक विस्थापित हुए हैं, माने अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। चौथा करंट अफेयर्स है, चलिए आपको फिर से बताते हैं कि दूसरा है कि लॉकडाउन में से गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तीसरा है कि ग्रिड 2020 की रिपोर्ट आई है जिसमें 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक विस्थापित हुए हैं। चौथा है कि सर्बिया को दी गई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दिया गया है। पांचवा है कि मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है। छठा है कि सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और सातवां है कि मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। और दोस्तों आठवां आज का करंट अफेयर्स का हेडिंग रहेगा कि नागालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाया हुआ है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू किया जाए आज का करंट अफेयर्स की पहली हेडिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स का कार्य करेंगे भारत सरकार के सामान्य सेवा केंद्र। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि कॉमन सर्विस सेंटर अब गांव स्तर की ऑनलाइन रिटेल चेन का काम संभालेंगे। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र के 60 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? सामान्य सेवा केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजन का कार्य संभालना है। इस पहल का प्रचार भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। परिवहन पर लगाए प्रतिबंधों का उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए गांव स्तर की ऑनलाइन खुदरा श्रृंखला बनाई जा रही है। इस पहल के माध्यम से भारत सरकार के बड़े पैमाने पर आपूर्ति प्रदान करने की योजना है। इन आउटलेट्स को निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित और चलाया जाएगा, हालांकि उन्हें सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर दूध, सब्जियों, फलों, दालों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। उपभोक्ता विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से इन केंद्रों पर अपने ऑर्डर दे सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत स्थापित किए गए थे। उन्हें शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और मनोरंजन के क्षेत्र में लागत प्रभावी उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। CSC की स्थापना सभी ग्रामीण नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल उन्नयन में भी मदद करता है। अगला है कि लॉकडाउन में गंगा नदी के जल के गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ते हैं इसको कि 22 मार्च 2020 को देश में लगाए गए लॉकडाउन ने हवा की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता में सुधार किया है। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जल निकायों में 40 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल प्रवेश करता है। मुख्य बिंदु, एक नदी के जल प्रदूषण को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के आधार पर मापा जाता है। गंगा औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज के लिए डंप यार्ड बन गई है। 1985 के बाद गंगा एक्शन प्लान के साथ गंगा को साफ करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 2015 में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे बड़ी पहल नमामि गंगे शुरू की गई। कोविड-19 के बाद देखा जाए, CPCB के रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा के मुताबिक गंगा के 36 निगरानी बिंदुओं में से 27 अब स्वच्छ हैं। वहां पर गंगा के जल वन्यजीवों और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। वहां पर नदी के जल वन्यजीव और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। कारण जाने? कारण ये है कि पानी की गुणवत्ता में सुधार का प्रमुख कारण यह है कि घाटों के पास स्नान, पर्यटन, मेले जैसे गतिविधियां रोक दी गई।
साथ ही नदी के आसपास की प्रमुख औद्योगिक गतिविधियों को रोक दिया गया है। अगला है कि ग्रिड 2020 रिपोर्ट आई हुई है, जिसमें 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। चलिए पढ़ा जाए इसको कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी रिपोर्ट द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020 के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे, जो आज तक दुनिया में सबसे अधिक है। IDMC यह भी कहती है कि भारत में विस्थापन उच्च जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक भेद्यता में वृद्धि के कारण है। मुख्य विशेषताएं जानते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्षों और आपदाओं के कारण दुनिया में लगभग 33.4 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। वे 145 देशों में फैले हुए हैं। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और प्रशांत जैसे क्षेत्रों में आपदाएं प्रमुख थीं। भारत, चीन, बांग्लादेश और फिलीपींस में से प्रत्येक देश में 2019 में 4 मिलियन से अधिक विस्थापन दर्ज किए गए। इसका मुख्य विशेषताएं भारत का पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में 2.6 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। संघर्षों के कारण देश में लगभग 19,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। यह मामले मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में थे। इसका समाधान जानते हैं कि इस रिपोर्ट अधिक राजनीतिक समर्थन की मांग की गई है। इस रिपोर्ट में अधिक राजनीतिक समर्थन की मांग की गई है। इसमें विकास क्षेत्रों और मानवीय क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि का भी सुझाव दिया गया है। चलिए अगला पढ़ते हैं कि सर्बिया को दी गई है 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं कि मेजबानी शुल्क को भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी अधिकार खो दिए। अब यह मेजबानी सर्बिया को दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की हालिया घोषणा के अनुसार भारत मेजबानी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा। अब भारत को मेजबानी रद्द होने के कारण $500 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर यह आयोजन रद्द नहीं किया गया होता तो यह इवेंट देश में पहली बार आयोजित होता। AIBA क्या है जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की स्थापना 1946 में की गई थी। वर्तमान में गफूर रखीमोव AIBA के अध्यक्ष हैं। यह संगठन और अमेचर बॉक्सिंग मैचों की स्वीकृति देता है। चलिए अब अगला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर को अनुमान को कम कर दिया है। जो अनुमान लगाया जाता है उसको आर्थिक विकास दर, बहुत ही दुख वाली जानकारी है ये। चलिए इसको पढ़ते हैं कि न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे मूडीज भी कहा जाता है, ने हाल ही में 2020-21 में भारत की GDP विकास दर को 0.2% घटा दिया है। सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद मूडीज ने विकास दर के अनुमान को 5.2% से घटाकर 2.5% कर दिया था। हालांकि मूडीज ने यह पूर्वानुमान भी लगाया है कि 2021-22 में भारत की वृद्धि 6.2% ही रहेगी। चलिए अगला पढ़ते हैं कि सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। के संथानम की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व MD और CEO सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की क्या भूमिका है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। हालांकि यह इस तरह की
जांच सरकार की अनुमति के बाद ही की जा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछताछ शुरू करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकता है। सीबीसी के पास आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि यह केवल सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कार्य कर सकता है। सतर्कता आयुक्त सप्ताह समझा जाए। सतर्कता आयुक्त सप्ताह हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है कि मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है। बहुत ही दुखद खबर है। अभी अभी इरफान खान का निधन हुआ और इसके बाद ऋषि कपूर जैसे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे। चलिए उनको इनके बारे में पढ़ा जाए कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के बारे में जानते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी राज कपूर भी काफ़ी मशहूर अभिनेता थे। उनकी पुत्री नीतू सिंह भी अभिनेत्री हैं और उनके पुत्र रणबीर कपूर भी मशहूर अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म में बाल कलाकार के रूप में की थी। उसके बाद उन्होंने बाबी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ कार्य किया। ऋषि कपूर की मुख्य फिल्में इस प्रकार हैं: बाबी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी, बोल राधा बोल, यह वादा रहा, सागर, दीवाना, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, पटियाला हाउस और दो दूनी चार इत्यादि। चलिए पढ़ते हैं आज का मुख्य समाचार 30 अप्रैल के लिए। मतलब कि 30 अप्रैल का मुख्य समाचार जो कि छूट गए थे उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 अप्रैल 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। यूजीसी ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी किए। फ्रेशर्स के लिए नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू हो सकता है और पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त में। जुलाई में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। CWMA को जाना जाए कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है। यह पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था। CWMA की स्थापना 2018 में केंद्र द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए की गई थी। HCARD का जाना जाए CSIR दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कोविड-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कम लागत वाला रोबोटिक उपकरण HCARD विकसित किया है। CMERI का फुल फॉर्म सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। HCARD का फुल फॉर्म हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। चलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जाना जाए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सरकार राज्यों में सबसे ऊपर है। IFS अधिकारी TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। जम्मू और कश्मीर, टाटा टेक्नोलॉजीज बारामूला और जम्मू में आविष्कार, नवाचार, उस्मानयन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र CIITS को स्थापित करेगी। 54 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी हेमा भारती की मृत्यु गुवाहाटी में 101 वर्ष की आयु में हुई। 2005 में पद्मश्री और 2006 में राष्ट्रीय संपादकीय सद्भाव पुरस्कार उन्होंने जीता था। चलिए आर्थिक करंट अफेयर्स को जानते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP पर टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री को अपना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ADB ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन सक्षम करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। अगला है
कि अमेजन इंडिया ने लॉजिस्टिक्स में छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जानते हैं कि USCIRF अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत को विशेष चिंता के देशों में शामिल किया है। चलिए लास्ट करंट अफेयर्स आज का पढ़ते हैं कि नागालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटरसाइकिल स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर लगाया है। नागालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। इससे राज्यों के राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य पेट्रोल व डीजल पर उपकर लगा रहे हैं। मुख्य बिंदु जानते हैं कि नागालैंड ने 28 अप्रैल की रात से डीजल के लिए 5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए 6 रुपये का उपकर लगाया है। यह फैसला नागालैंड मोटर स्पिरिट स्नेहक सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कराधान अधिनियम 1967 जो कि संशोधित हुई थी के तहत प्रदान शक्तियों के तहत लिया गया है। मेघालय ने पेट्रोल और डीजल सहित स्पिरिट पर 2% की दर से बिक्री का अधिभार लगाया है। आज का मुख्य समाचार समझते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्या है कि DRDO का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य विकसित किया। NCSTC ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर यश कार्यक्रम शुरू किया। NCSTC का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। YAHS का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। अब आगे है कि SNBNCBS कोलकाता ने कोविड-19 सहित वायरल संक्रमणों के इलाज के लिए बेहतर प्रतिरक्षा शक्ति के लिए ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलने के लिए नैनो मेडिसिन विकसित किया है। SNBNCBS का फुल फॉर्म है एसएनबोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। देहरादून स्थित WIHG वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने लद्दाख हिमालय में नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास को उजागर किया है। अगला है कि मुंबई में 67 साल के अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। मेरा नाम जोकर 1970 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने जीता था। 81 साल की उम्र में दिल्ली के प्रसिद्ध इतिहासकार RV स्मिथ का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली दैट नो वन नोज और कैपिटल विगलेट्स जैसी पुस्तकें लिखी थी। रामायण ने विश्व स्तर पर सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोगों ने रामायण कार्यक्रम को देखा। चलिए जानते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स आज का क्या है कि नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगों के विचारों और नवाचारों को अपलोड करने के लिए पोर्टल http मतलब कि ideas.msme.gov.in लॉन्च कर दिया है। केंद्र ने कोयला ब्लॉकों के जल्द परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई PMU शुरू किया है। RBI सभी बैंकों को SLFMF म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत विनियामक लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। 2019-20 में 8 कोर अधोसंरचना उद्योगों का उत्पादन 0.6% बढ़ा है। 2018-19 में यह आंकड़ा 4.4% था। शिपिंग मंत्रालय ने नई वेबसाइट लॉन्च की है shipmin.gov.in। IBP सर्वेक्षण को जानते हैं कि ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 117 देशों में 53वां स्थान हासिल हुआ। सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा किया गया। सर्वेक्षण ने भारत के केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर दिया।
न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ चार्ज में सबसे ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानते हैं कि यूएसएडी कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की पहल योजना के लिए $3 मिलियन डॉलर को प्रदान करेगा। यूएसएआईडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पहल का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। कोविड-19 के कारण लगभग आधे वैश्विक कार्यबल की आजीविका खतरे में। आईएलओ की रिपोर्ट है। चुनी गोस्वामी फुटबॉलर चुनी गोस्वामी का निधन कलकत्ता में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। 1962 में जकार्ता में उनकी कप्तानी में भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बंगाल की ओर से हिस्सा लिया। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ईमेल आईडी पर आप संपर्क करिए और आइए इसको फ्री में लेकर जाइए। अगले वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कल का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।